Hello and welcome back everyone. Hope you all are doing good and preparing well for your exams. Our today's topic is fundamental of tooth preparation, and as per given in the syllabus, pulp protection is also included in this. So we will take a full lecture on fundamental of tooth preparations with the overview of MCQs. Various topics will be emphasized from which MCQ can be given, as well as we will take a short but detailed lecture on pulp protection in the same video lecture, or maybe in the part 2 of the same video lecture. So let's start with fundamentals of tooth preparation. Tooth preparation is the most important procedure of operative dentistry. ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर जो है वो हमारा है टूथ प्रिपरेशन. और हम लोग टूथ प्रिपरेशन क्यों करते हैं? टू रिसीव द रेस्टोरेशन दैट कैन फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स. हम लोग टूथ प्रिपरेशन, ये क्वेश्चन भी है, मैंने कहीं के पीएससी या किसी में तो देखा है कि क्वेश्चन है एमसीक्यू में कि हमारा जो टूथ प्रिपरेशन है वो हम क्यों करते हैं. आपको वेरियस ऑप्शंस आ सकते हैं, कैरीज रिमूवल के लिए, टिथ प्रिजर्व करने के लिए, ABC कुछ भी, बट द राइट आंसर विल बी टू रिसीव अ रेस्टोरेशन. टूथ हम लोग इसलिए प्रिपेयर करते हैं ना, सो डैट हम उसमें एक अच्छी रेस्टोरेशन, एस्थेटिकली, स्ट्रेंथ वाइज, फंक्शनली एक अच्छा रेस्टोरेशन फिल कर पाए. तो टूथ प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं वो टू रिसीव द रेस्टोरेशन. तो उसका आंसर होगा टूथ प्रिपरेशन हम लोग क्यों करते हैं? टू रिसीव द रेस्टोरेशन. अब हमारा पर्पस क्या है टूथ प्रिपरेशन का? तो हम लोग टूथ प्रिपरेशन क्यों करते हैं? टू रिपेयर अ डिजीज, इंजर्ड और डिफेक्टिव टूथ स्ट्रक्चर. जो हमारे पेशेंट्स का जो एक डिजीज्ड या डिफेक्टिव टूथ स्ट्रक्चर है, या किसी भी ट्रॉमा और एक्सीडेंटल काउज से वो इंजर्ड हो गया है, टूथ स्ट्रक्चर ट्रॉमेटिक हो गया है, उसको वापस से रिपेयर करने के लिए. सो डैट रिपेयर के बाद उसका प्रॉपर फंक्शन और एस्थेटिक हम लोग वापस से इस्टेब्लिश कर पाए. टूथ का प्रॉपर फंक्शन, इस्टेब्लिशमेंट, एस्थेटिक्स और उसका फॉर्म हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए. तो हम लोग कहाँ कहाँ रेस्टोरेटिव इंटरवेंशन करते हैं? हम लोग रेस्टोरेटिव इंटरवेंशन तभी करेंगे किसी टिथ पे जब वो टिथ डिकेड हो, या फ्रैक्चर्ड टूथ हो, या टूथ में कंजेनाइटल मैल फॉर्मेशन हो, ये कोई एक पुरानी रेस्टोरेशन हो, वो डिफेक्टिव हो गई हो, मे बी लीकेज के कारण या फिर फ्रैक्चर के कारण, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे. मिसिंग टिथ है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग कैविटी रेस्टोरेटिव इंटरवेंशन या कैविटी प्रिपरेशन करेंगे. या फिर कहीं पे हमें एस्थेटिकल इम्प्रूवमेंट करना हो, एस्थेटिक्स किसी की इम्प्रूव करना हो, तो वहाँ पे हम लोग टिथ प्रिपरेशन करते हैं बहुत सारे तरीके से और बहुत सारे फॉर्म से. तो अभी तो हमने पर्पस देख लिया कि हम लोग कब कब करते हैं, इंडिकेशंस देख लिया किस किस चीज़ में करते हैं. अब जो हम टूथ प्रिपरेशन करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब कि जब हम लोग टूथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे. ऐसा तो नहीं होगा कि हैंड पीस हाथ में लेंगे और टूथ कटिंग शुरू कर देंगे, क्राउन कटिंग शुरू कर देंगे. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा टूथ प्रिपरेशन के टाइम? जो हमारा एम होगा कि हमें क्या क्या ध्यान में रखना है. तो जितने भी टूथ में डिफेक्ट्स हैं ना, उसको हम लोग रिमूव करते हैं. जो अंडरलाइंग पल्प है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, पल्प प्रोटेक्शन करते हैं. जो भी हमारे हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर हैं या हमारे सपोर्टिंग टूथ स्ट्रक्चर हैं, उनको हम लोग प्रिजर्व करते हैं. और ऐसा हम लोग टूथ प्रिपरेशन में ऐसी कैविटी बनाते हैं जो फंक्शनल और एस्थेटिक प्लेसमेंट, रेस्टोरेटिव मटेरियल के फंक्शनल और एस्थेटिक प्लेसमेंट को इनेबल करे हमें. और इन सब के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो कैविटी प्रिपरेशन होगा और उसमें जो फिलिंग होगी वो हमारे मैस्टिकेटरी फोर्स को विदस्टैंड करना चाहिए. जो हमारा रेस्टोरेशन है वो ना तो फ्रैक्चर होना चाहिए और ना ही डिस्प्लेस होना चाहिए. जब हमने कैविटी प्रिपेयर कर दी और मैस्टिकेटरी फोर्स लगा तब, ठीक है. अब हमारी कैविटी प्रिपरेशन तो हम लोग कर देंगे, लेकिन क्या फैक्टर होंगे जो हमारी कैविटी प्रिपरेशन की शेप को डिफाइन करेंगे कि हमारी कैविटी प्रिपरेशन की शेप कैसा होना चाहिए? तो जो डिफेक्ट है ना, उसकी एक्सटेंट क्या है, डिफेक्ट कितना बड़ा है और किस तरफ है, कहाँ पे है, उससे हमारी कैविटी प्रिपरेशन डिफाइन होगी. रेस्टोरेटिव मटेरियल है वो कैसा हम लोग फिल करने वाले हैं, उसके बेसिस पे हमारी कैविटी की डिज़ाइन होगी सच डैट कि जैसे कि अमलगम है ना, उसको ब्रॉड कैविटी की ज़रूरत होती है. जो हमारा कंपोजिट और GIC होता है वो छोटे कैविटी में, मतलब टूथ बाइंडिंग कैपेसिटी उनकी अच्छी होती है, तो उनके लिए कंजर्वेटिव कैविटी भी बनाएं तो काम चलता है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्टोरेटिव मटेरियल पे डिपेंड करता है, डिफेक्ट कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है. जैसे कि अब केरीज जो है वो
मोस्ट ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर में जा फैल चुकी है, तो ऐसा तो नहीं है कि टीथ को बचाने को हम आधी केरीज रिमूव करेंगे बस और आधे के बाद हम रिस्टोरेशन कर देंगे। नहीं, जहाँ तक केरीज है उसको पूरा रिमूव करेंगे, तो वहाँ पे वो केरीज जो है वो डिफाइन करेगा हमारे टूथ और कैविटी की शेप को। एस्थेटिक नीड्स ऑफ द पेशेंट, एस्थेटिकली सही होनी चाहिए हमारी कैविटी बनाने के बाद जो है वो पेशेंट के एस्थेटिक को जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए हमारी कैविटी बनाने से। पल्प और पेरोडेंटल स्टेटस कैसा है टूथ का? पल्प चैम्बर जो है वो प्राइमरी टीथ के काफ़ी बड़े होते हैं, तो वहाँ पे हमें कैविटी कट बहुत ध्यान से करना होता है, छोटा करना होता है। प्राइमरी डेंटिशन है या परमानेंट डेंटिशन है, सेम केस वही। पल्प चैम्बर जो है वो प्राइमरी में ज़्यादा बड़े होंगे और परमानेंट में रिलेटिवली स्मॉल होंगे, तो उस हिसाब से हम कैविटी बनाते हैं। उसके साथ साथ टूथ की स्ट्रेंथ देखते हैं। ये सब हो गया, कैविटी के फैक्टर्स हो गए, इंडिकेशंस हो गए, ये सब। अब क्या है कि टूथ प्रिपरेशन जो होती है ना वो कितने टाइप की होती है। तो एक होता है सिंपल टूथ प्रिपरेशन, जिसमें सिर्फ एक सरफेस टूथ का इन्वॉल्व करते हैं हम, उसको हम कहते हैं सिंपल टूथ प्रिपरेशन। जैसे कि आइदर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बस अक्लूजल सरफेस पे कैविटी बनाई है, तो ये हुआ सिंपल टूथ प्रिपरेशन। दूसरा टूथ प्रिपरेशन वो क्या है? कंपाउंड टूथ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इन्वॉल्विंग टू सरफेस इज टर्म्ड एज कंपाउंड टूथ प्रिपरेशन, जैसे कि मीजियो अक्लूजल और डिस्टो अक्लूजल टूथ प्रिपरेशन। कंपाउंड टूथ प्रिपरेशन में क्या होगा? दो से ज़्यादा होगा, दो होगा तो दो सरफेस में अगर हम लोग कैविटी प्रिपेयर करेंगे तो वो होगा कंपाउंड टूथ प्रिपरेशन। तो अब जब सिंपल एक हो रहा है, कंपाउंड दो हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? मोर देन टू सरफेसेस पे जब हम कैविटी प्रिपरेशन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स कैविटी प्रिपरेशन। जैसे कि अक्लूजल पे हमने बनाया, डिस्टल पे भी कैविटी बनाई, मीजियल पे भी कैविटी बनाई, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स टूथ प्रिपरेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? इंटरनल वॉल्स एंड एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ द कैविटी। इंटरनल वॉल्स क्या है? इंटरनल वॉल्स वो होते हैं हमारे कैविटी के जो कैविटी के बाहर एक्सटेंड नहीं करते हो, वो हो गए हमारे इंटरनल वॉल्स। जैसे कि एक्सियल वॉल और पल्पल वॉल, ये हो गए कैविटी के इंटरनल वॉल्स। एक्सटर्नल वॉल्स क्या हैं? जो भी टूथ स्ट्रक्चर के बाहर वाले वॉल हैं उनको हम लोग एक्सटर्नल वॉल कहते हैं। और इनका नाम कैसे हम लोग देते हैं? जिस लोकेशन पे है वो नाम दे देते हैं हम एक्सटर्नल वॉल का। पल्पल वॉल, पल्पल वॉल जो है वो इंटरनल वॉल होगा जो कि पल्प को कवर करेगा और पल्प के साथ होगा। केवो सरफेस एंगल या मार्जिन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बट जॉइंट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, बट जॉइंट पूछा जाए या केवो सरफेस एंगल पूछा जाए, दोनों सेम होता है। ओके, तो केवो सरफेस एंगल क्या होता है? जो भी हमने कैविटी प्रिपेयर की ना किसी भी टूथ में, तो एक इमेजिनरी लाइन जो साउंड टूथ स्ट्रक्चर से जा रहा हो और एक लाइन जो कैविटी प्रिपरेशन से जा रहा हो, उन दोनों के पास जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं केवो सरफेस एंगल। और ये जो है ये हुआ केवो सरफेस मार्जिन। तो क्या है केवो सरफेस एंगल मार्जिन हमारा? फॉर्म बाय द जंक्शन ऑफ अ प्रिपेयर्ड टूथ सरफेस वॉल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द टूथ। ओके, ये हो गया टूथ का एक्सटर्नल सरफेस और ये हो गया प्रिपेयर्ड सरफेस ऑफ द टूथ। तो ये हो गया हमारा केवो सरफेस मार्जिन और ये हुआ केवो सरफेस एंगल। जंक्शन ऑफ अ प्रिपेयर्ड टूथ सरफेस वॉल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द टूथ, ये आपको याद रखना है। केवो सरफेस एंगल या केवो सरफेस मार्जिन प्रिपेयर कब होता है? जंक्शन जब प्रिपेयर्ड टूथ सरफेस एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द टूथ, इन दोनों के जंक्शन को हम लोग केवो सरफेस कहते हैं। व्हाट इज लाइन एंगल? जंक्शन ऑफ टू सरफेसेस ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो लाइन एंगल क्या होता है? जंक्शन ऑफ टू सरफेस को हम लोग लाइन एंगल बोलते हैं, ठीक है। Junction of two surface is known as line angle, whereas what is point angle?
junction of three plane surfaces is known as point angle. Point angle is junction of three plane surfaces और थ्री लाइन एंगल ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन. ठीक है, अगर पूछा गया तो यही पूछा जाएगा कि लाइन एंगल्स में कितने जंक्शन होते हैं और पॉइंट एंगल्स में कितने जंक्शन होते हैं. ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आएगा वो ये आ सकता है कि नंबर ऑफ लाइन एंगल्स, एक मिनट, नंबर ऑफ लाइन एंगल्स एंड पॉइंट एंगल्स इन डिफरेंट टूथ प्रिपरेशन. ठीक है, तो इसका ट्रिक है, बहुत आसान हो जाएगा ये आपके लिए. वैसे तो कंफ्यूजिंग है बट जब हम ट्रिक लगा लेंगे ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि नंबर ऑफ लाइन एंगल्स एंड पॉइंट एंगल्स इन डिफरेंट टूथ प्रिपरेशन. क्वेश्चन आ सकता है ये क्लास 1 to 5 टूथ प्रिपरेशन में, नंबर ऑफ लाइन एंगल्स एंड पॉइंट एंगल्स. तो देखिए बहुत आसान है. क्लास 1 एंड क्लास 5 लाइन एंगल्स इधर एंड पॉइंट एंगल्स, आई गेस विजिबल नहीं है ये. ओके, क्लास 1 और क्लास 5 में जो है ना वो लाइन एंगल्स 8 होते हैं, पॉइंट एंगल्स 4 होते हैं. आपसे नंबर ऑफ ही पूछे जाएंगे तो ये आप याद कर लेना, बहुत आसान हो जाने वाला है अभी ये. क्लास 2 एंड क्लास 5, क्लास 2 एंड क्लास 4 कैविटी प्रिपरेशन में जो लाइन एंगल्स हैं वो 11 होंगे और पॉइंट एंगल्स हैं वो 6 होंगे. ठीक है, क्लास 1 एंड क्लास 5 कैविटी में लाइन एंगल एंड पॉइंट एंगल 8 एंड 4 होंगे. क्लास 2 एंड क्लास 4 कैविटी में लाइन एंगल्स 11 एंड पॉइंट एंगल्स 6 होंगे. अब कौन बचा? अब बचा हमारा क्लास 3. तो क्लास 3 में ना 3 का टेबल होता है. लाइन एंगल्स जो है वो 6 होते हैं एंड पॉइंट एंगल्स जो हैं वो 3 होते हैं. तो याद हो गया हमें नंबर ऑफ लाइन एंगल्स एंड पॉइंट एंगल्स इन डिफरेंट क्लास ऑफ कैविटी प्रिपरेशन. क्लास 1 एंड 5 का सेम होता है 8 एंड 4. क्लास 1 एंड 5 का लाइन एंगल एंड पॉइंट एंगल्स जो है क्लास 1 एंड 5 में सेम होते हैं. लाइन एंगल्स 8 होते हैं एंड पॉइंट एंगल 4 होते हैं. क्लास 2 एंड 4 में लाइन एंगल्स 11 एंड पॉइंट एंगल्स 6 होते हैं. क्लास 3 में 3 का ही टेबल होता है, लाइन एंगल्स 6 एंड पॉइंट एंगल 3 होते हैं. ये आप एक बार ध्यान से देख लोगे ना, इमेज के साथ आपको याद हो जाएगा कि कहाँ पे कितना लिखा हुआ था. ये होगी क्लास टूथ प्रिपरेशन से ऊपर की बात. ओके, अब हम लोग एक्चुअल कैविटी प्रिपरेशन में आते हैं, स्टेजेस ऑफ कैविटी प्रिपरेशन में. तो स्टेजेस ऑफ कैविटी प्रिपरेशन को 2 स्टेज में हमने डिवाइड किया है. हमने नहीं, बुक वालों ने डिवाइड किया है, इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज में. तो इनिशियल स्टेज ऑफ कैविटी प्रिपरेशन इंक्लूड्स आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ, प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म, प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म एंड कन्वीनियंस फॉर्म. ओके, एंड फाइनल स्टेज ऑफ कैविटी प्रिपरेशन और स्टेज 2, it includes removal of any enamel pit or fissure, infected dentine or old restorative materials if indicated, pulp protection if indicated, secondary resistance and retention form, procedures for finishing the external wall of the tooth preparation, and final procedures that is cleaning, inspecting and sealing. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ कैविटी प्रिपरेशन में. इनिशियल स्टेज है स्टेज 1 से, और उसमें भी आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ सबसे पहले. तो इनसे पहले हम लोग स्टडवेंट्स की ना डेफिनेशन ऑफ टूथ प्रिपरेशन देख लेते हैं. ओके, तो टूथ प्रिपरेशन इज द मैकेनिकल अल्टरेशन ऑफ अ डिफेक्टिव, इंजर्ड और डिजीज टूथ in order to best receive a restorative material which will re-establish the healthy state of the tooth, including aesthetic corrections when indicated along with normal form and function. ये है हमारा टूथ प्रिपरेशन का डेफिनेशन. एक स्टडीमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है टूथ प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, मैकेनिकली ऑल्टर कर रहे हैं किसी भी डिफेक्टिव टूथ को, इंजर्ड टूथ को या डिजीज टूथ को. और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, किसी भी डिफेक्टिव, इंजर्ड और डिजीज टूथ को हम मैकेनिकली ऑल्टर कर रहे हैं. क्यों? टू बेस्ट रिसीव अ रेस्टोरेटिव मटेरियल. और ऐसा क्यों? इससे होगा ये कि इट विल रीएस्टैब्लिश द हेल्दी स्टेट ऑफ द टूथ इंक्लूडिंग द एस्थेटिक करेक्शन व्हेन इंडिकेटेड
एलन विथ नॉर्मल फॉर्म एंड फंक्शन। तो हमने अगर इसको 3 स्टेज में तोड़ा तो ये आसान हो गया कि ये मैकेनिकल ऑल्ट्रेशन होता है डिफेक्टिव, इन्फेक्टेड और इंजर्ड टूथ का टू बेस्ट रिसीव द रेस्टोरेटिव मटेरियल, और वो भी क्यों, टू री एस्टैब्लिश द हेल्दी स्टेट ऑफ द टूथ इंक्लूडिंग एस्थेटिक करेक्शंस एंड नॉर्मल फॉर्म एंड फंक्शन। अब जो हमारा टूथ प्रिपरेशन है ना, वो हमेशा एक साउंड डेंटिन पे लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक साउंड डेंटिन होता है ना, वो सबसे अच्छा पल्प प्रोटेक्टिंग थिंग होता है। पल्प का प्रोटेक्शन सबसे अच्छा कौन करता है? डेंटिन करता है। एक साउंड डेंटिन पे होना चाहिए, हमारा टूथ प्रिपरेशन रेस्ट होना चाहिए। तो इससे 2 आंसर हमारे निकल गए। एक तो है कि हम टूथ प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, टू रिसीव द रेस्टोरेटिव मटेरियल। दूसरा, टूथ प्रिपरेशन हमें कहाँ एस्टैब्लिश करना है? साउंड डेंटिन पे एस्टैब्लिश करना है। तो अब हम लोग देखते हैं आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ। आउटलाइन फॉर्म है ना, इस आउटलाइन फॉर्म को हम लोग इसलिए बनाते हैं, अगर इजी हो और आप लोग देख पाए तो हाँ ठीक है। इस आउटलाइन फॉर्म को हम लोग इसलिए बनाते हैं सो दैट जब हम लोग फाइनल रेस्टोरेशन कर रहे होंगे ना, तो हम इससे आगे और टूथ कट नहीं करेंगे, हम इसके बाद के सारे टूथ को बचाएंगे। तो ये हम मार्जिन पोजीशन करते हैं कि इसके आगे हमें नहीं जाना है, ये हमारा आउटलाइन फॉर्म है और फाइनल टूथ प्रिपरेशन तक यही हमारा आउटलाइन होगा। यही आउटलाइन जो है ये फाइनल टूथ प्रिपरेशन में भी ऑक्यूपाई करेगा। और जो है इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, आउटलाइन फॉर्म हो गया, जो हम एक आउटलाइन फॉर्म देते हैं, ये एक्वायर, ये जो मार्जिन है ये फाइनल टूथ प्रिपरेशन में भी यही रहेगी। और दूसरा होता है इनिशियल डेप्थ। तो इनिशियल डेप्थ जो देते हैं ना हम, वो 0.2 to 0.8 mm देते हैं। इनिशियल डेप्थ हमारी कितनी होती है? 0.2 to 0.8 mm इन द डेंटिन। ये आप याद रख लेना। क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ ऑक्लूजल सेगमेंट एंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट। याद तो रखने की जरूरत नहीं है, इजी है ये। क्लास 2 में केरीज प्रॉक्सिमल भी जाएगा, तो हम प्रॉक्सिमल भी प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें एक ऑक्लूजल सेगमेंट होता है और एक प्रॉक्सिमल सरफेस होता है। क्लास 2 कैविटी में कितने सरफेसेस होते हैं? 2 ऑक्लूजल एंड प्रॉक्सिमल सरफेसेस होते हैं। और ये जो 0.2 to 0.8 mm है ना, डेप्थ इनटू द डेंटिन, तो हम 0.2 to 0.5 mm ही डेंटिन में डेप्थ लिमिट करते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आउटलाइन फॉर्म। क्योंकि हमें एमसीक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो आउटलाइन फॉर्म में इतना ही है। आउटलाइन फॉर्म 0.2 to 0.8 mm की इनिशियल डेप्थ होती है, डेंटिन में हम लोग देते हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि एक और चीज़ है इसमें कि अगर दो केरियस लीजन ना 0.5 mm, अगर 2 केरियस लीजन 0.5 mm अपार्ट है ना, बस इतनी ही दूरी है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम बीच के स्ट्रक्चर्स को हटाते हैं और इन दोनों को मिला लेते हैं और एक लीजन की तरह ट्रीट करते हैं। ये ज़्यादा इजी होता है हमारा, एक प्रिपेयर करके एक कैविटी की तरह इसको ट्रीट करेंगे हम लोग। Just give me 1 minute. And what are the principles of outline form? MCQ रिलेटेड नहीं है, बस एक बार सुन के याद रख लो आप, ताकि अगर कभी कुछ ऐसा आ जाए तो आपको आंसर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली पता हो। तो हम आउटलाइन फॉर्म क्यों देते हैं, इसके हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, या हम उस तब क्या कर रहे होते हैं। हम आउटलाइन फॉर्म में सारे के सारे वीकेंड या फ्राइबल टूथ स्ट्रक्चर्स, मतलब जो इजीली ब्रेक हो सकते हैं या वीक हैं, उनको रिमूव करते हैं। सारे अंडरमाइंड इनेमल्स को रिमूव करते हैं। जितने फाउल्स हैं, जितने डेप्थ हैं, फिश डीप पिट एंड फिशर्स है, उन सबको हम लोग इंक्लूड करते हैं। और साथ के साथ लिमिट करते हैं हम लोग, बकोलिंगुअल एक्सटेंशन है ना, उसको लिमिट करते हैं हम लोग आउटलाइन फॉर्म में, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कराते हैं, सो डैट हम मार्जिनल स्ट्रेंथ और कस्पल स्ट्रेंथ बचा के रखे टूथ के, साउंड टूथ स्ट्रक्चर के। सेकेंड स्टेप इज प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म। तो क्वेश्चन ये आएगा कि आप प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म क्यों दोगे, कैविटी प्रिपरेशन में हम प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म क्यों देते हैं। तो प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म हम लोग इसलिए देते हैं सो डैट जो मैस्टिकेटरी फोर्सेस है अपोजिंग टूथ का, हमारे रेस्टोरेशन पे
वो प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म की वजह से मैस्टिकेटरी फोर्स को विद स्टैंड कर पाए हमारा रेस्टोरेशन, और वो फ्रैक्चर ना हो। हम प्रिपरेशन वॉल को ऐसा बनाते हैं ना, ऐसी शेप देते हैं प्रिपरेशन वॉल की हम प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म में, कि रेस्टोरेशन जो है ना हमारा बिना टूटे मैस्टिकेटरी फोर्स को ना विद स्टैंड कर पाए और अपनी जगह पे अपने फॉर्म फंक्शंस को कंटिन्यू करें, टूटे नहीं। वो तो क्या होता है, रेजिस्टेंस फॉर्म में हम मिनिमल एक्सटेंशन करते हैं। हॉरिजेंटल फ्लोर्स, जो हमारी कैविटी है ना, कैविटी है वो बिल्कुल स्मूथ हॉरिजेंटल होगी। लाइन एंगल्स जो होंगे वो पॉइंटेड नहीं होंगे। क्या होगा, अगर पॉइंटेड हुए ना, पॉइंटेड हुए अगर, तो जो फोर्स होगा वो सीधे एक जगह पे पड़ेगा और रेस्टोरेशन टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो राउंडेड लाइन एंगल्स होते हैं हमारे। और मटेरियल की जो थिकनेस, ये बाद में, मटेरियल थिकनेस बाद में देखते हैं हम लोग। तो प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म हम लोग क्यों देते हैं, मैस्टिकेटरी फोर्स जो है हमारा रेस्टोरेशन वो विद स्टैंड कर पाए, इसीलिए हम लोग देते हैं प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म। और प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म में क्या होता है, मिनिमल एक्सटेंशन कराते हैं हम लोग। फ्लोर जो होते हैं वो हॉरिजेंटल होते हैं। लाइन एंगल्स जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं, लाइन एंगल्स राउंडेड रहते हैं। और मटेरियल की थिकनेस, अगर पतला मटेरियल देंगे तो वो तो डेफिनेटली टूटेगा। तो मिनिमम अमलगम के लिए होता है मटेरियल थिकनेस 1.5 to 2 mm। ग्लास सिरेमिक के लिए होता है 2 mm एंड कंपोजिट के लिए किसी मिनिमल थिकनेस की जरूरत नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आया मिनिमल थिकनेस फॉर अमलगम 1.5 to 2 mm, ग्लास सिरेमिक में 2 mm एंड फॉर कंपोजिट नो मिनिमल थिकनेस इज रिक्वायर्ड, नो मिनिमल थिकनेस इज रिक्वायर्ड। और रेजिस्टेंस फॉर्म में एक और चीज़ क्या होगी, कस्प कैपिंग। अगर रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं बचा है तो हम लोग कस्प कैपिंग भी करेंगे स्ट्रेंथ के लिए। एंड द नेक्स्ट इज प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म। प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म क्यों देते हैं हम लोग, प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म देते हैं कि हम प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म अगर हमने कैविटी में दी तो वो क्यों दी, सो डैट जो हमारा रेस्टोरेटिव मटेरियल है उसकी डिस्प्लेसमेंट या रिमूवल को प्रिवेंट करने के लिए। कैविटी के अंदर जो रेस्टोरेटिव मटेरियल हमने फिल किया है वो वापस बाहर ना आ जाए, वो डिस्प्लेस या रिमूव ना हो जाए किसी भी फोर्स के अंदर, नॉर्मली या फिर मैस्टिकेटरी फोर्स में, या टिपिंग मैस्टिकेटरी फोर्स हो या किसी भी कारण वो वापस निकल के बाहर ना आ जाए, उसके लिए हम लोग प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म देते हैं। नेम ही इससे पता चल रहा है, रिटेंशन फॉर्म, रिटेन करने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, कन्वर्जेंट वॉल्स, वॉल ही कन्वर्ज कर देंगे। वॉल जब कन्वर्ज हो जाएगा तो वो मटेरियल इसके अंदर पैक रहेगा तो निकलने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्यों देते हैं, मैस्टिकेटरी फोर्स को विद स्टैंड करने के लिए। रिटेंशन, सो डैट जो हमारा रेस्टोरेटिव मटेरियल है वो अंदर ही, रेस्टोरेटिव मटेरियल जो है वो डिस्प्लेस ना हो, कैविटी के अंदर ही रहे। तो अमलगम में हम लोग रिटेंशन फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्जेंट वॉल देते हैं। अमलगम में कन्वर्जेंट वॉल देंगे हम लोग, ठीक है। जबकि जो कास्ट मेटल होगा, इनले या कास्ट मेटल या इंट्राकोरोनल रेस्टोरेशन, उसमें डाइवर्जेंट वॉल देते हैं जो कि ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं। ओके, डाइवर्जेंट वॉल देते हैं हम लोग। अमलगम के केस में क्या करेंगे, कन्वर्जेंट देंगे। और कास्ट मेटल के केस में क्या करेंगे, ऑलमोस्ट पैरेलल डाइवर्जेंट देंगे। और अमलगम के केस में जो कन्वर्जेंट होगा वो कितना होगा, 2 to 5 डिग्री का कन्वर्जेंस देंगे टूथ स्ट्रक्चर के साइड। जिंजाइवा में थोड़ा सा अंडरकट दे सकते हैं। और ऑक्लूजल डवटेल, ऑक्लूजल डवटेल, ये अगर हम लोग रेस्टोरेशन में दे देते हैं ना, ये अपने आप में रिटेंशन फॉर्म करवाता है बहुत अच्छा। ऑक्लूजल डवटेल देते हैं, या फिर कन्वर्जेंट जो होता है वो 2 to 5 डिग्री का ऑक्लूजल कन्वर्जेंट देते हैं हम लोग। कास्ट मेटल में क्या करते हैं, 2 to 5 डिग्री का डाइवर्जेंस देते हैं और फिर यहाँ पे डवटेल बना देते हैं। और साथ के साथ सेकेंडरी रिटेंशन फॉर्म जो आगे बताऊंगी मैं, कोव्स, स्कर्ट्स एंड डेंटिनल स्लॉट, ये सब डालते हैं। तो 1 2 3 3 स्टेप्स हो गए। द फोर्थ स्टेप इज कन्वीनियंस फॉर्म।
नाम से ही पता चल रहा है, हमें समझ में आ रही है क्या, कन्वीनियंस फॉर्म। हमें काम करने में कन्वीनियंट रहे कैविटी में, प्रोसीजर्स इजीली हम कर पाएँ, उसके लिए हम लोग कन्वीनियंस फॉर्म देते हैं। फॉर द एक्सेसिबिलिटी एंड द ईज इन द प्रिपरेशन, एक्सेसिबिलिटी एंड द ईज इन द प्रिपरेशन करने में, और उसके बाद उसमें वेरियस प्रोसीजर्स एंड फिलिंग करने में हमें ईज हो, इसके लिए कन्वीनियंस फॉर्म बन देते हैं हम लोग एक्सेसिबिलिटी एंड ईज के लिए। इससे क्या होगा, हमें अच्छी फैसिलिटेट होगी, एक हमें अच्छी एडिक्वेट विजिबिलिटी भी सही होनी चाहिए हमारी, एक्सेसिबिलिटी और ईज ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ द टूथ ईजी होनी चाहिए। अब इसमें क्या करना है हमें, कैसे कन्वीनियंस फॉर्म मिलेगा हमें, अगर हम प्रॉक्सिमल प्रिपरेशन कर रहे हैं टूथ की, तो ये प्रॉक्सिमल क्लियरेंस हमें मिलनी चाहिए सो डैट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ईजी हो। लाइन एंगल्स एंड पॉइंट एंगल जो है हमें पूरा रिफाइन करना है, और ऑक्लूजल डाइवर्जेंस देंगे कास्ट गोल्ड के केस में। और जो है रेस्टोरेटिव मटेरियल में ना विड्थ एंड लेटरल एक्सटेंशंस एडिकेट होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन ईजी हो इसके लिए। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज ऑफ टूथ प्रिपरेशन हो गया पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे फाइनल स्टेज ऑफ टूथ प्रिपरेशन एंड पल्प प्रोटेक्शन। ऐसा है कि जो ये इनिशियल स्टेज ऑफ टूथ प्रिपरेशन है ना, यही फाइनल प्रिपरेशन, यही टूथ प्रिपरेशन का बेसिक यही है, इससे ही हमारा टूथ प्रिपरेशन हो जाता है। बट कभी कभी कुछ केस में हमें थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ता है स्टेप को, उसको हम लोग फाइनल स्टेजेस ऑफ टूथ प्रिपरेशन में लेते हैं। होता कुछ नहीं है ख़ास, सारी कैविटी वगैरह इनिशियल में ही बन जाती है, बट फाइनल स्टेज में क्या होगा टूथ प्रिपरेशन के, और क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। और पल्प प्रोटेक्शन को स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो उसको भी हम लोग इसी में डिटेल में देख लेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो पार्ट 2 भी इसके बाद तुरंत अपलोड होगा, तो आप पार्ट 1 कंप्लीट करें टूथ प्रिपरेशन का, फिर पार्ट 2 कंप्लीट करें। और एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे जल्दी। आप लोग कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं कि एमसीक्यू आप लोग कब लेना चाहते हैं लाइव पे, अदरवाइज कल रात 8 बजे लाइव पे एमसीक्यू डिस्कस होगा इसका, तो आप लोग वहाँ हो सकते हैं कल, एज इन आज डेट है 24 आई गेस, गिव मी अ मिनट, टुडे इज 24 मार्च। 25 मार्च को एमसीक्यू डिस्कस होगा दोपहर में 12 बजे एमसीक्यू डिस्कस होगा कल दोपहर 12 बजे। फंडामेंटल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन का हम लोग लाइव एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अगर आप अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मेरे लाइव सेक्शन में, मेरे चैनल के लाइव सेक्शन में आपको वो एमसीक्यू मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी एक्सेस करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और माइंडेड कि आप ज़रूर एमसीक्यू जाकर देखें, क्योंकि उसको मैंने वेरियस सोर्सेज से एमसीक्यू कलेक्ट किया हुआ होता है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खुद जो मैंने नोट्स में ऐड किया है वहाँ से भी एमसीक्यू उठा के देती हूँ मैं। तो कुछ नहीं, आप ऑडियो बुक की तरह इसको चलाकर साइड में रख सकते हैं, और आप बस सुनते भी रहें तो आपका कुछ ना कुछ रिवीजन तो हो ही जाएगा, और कुछ अच्छे पॉइंट्स आपके दिमाग में चले ही जाएंगे, और सबकॉन्शियसली आपको एग्जाम्स में इसका बहुत फ़ायदा होगा। पॉइंट 2, जो भी बिहार के एग्ज़ाम होते हैं ना गवर्नमेंट के, उसमें नेम और डेट, मैं बार बार बता रही हूँ कि उसमें नेम और डेट ना बहुत चहेते होते हैं एग्जामिनर्स के, बिहार गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के। तो फादर्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, मैं इस पर एक छोटा सा बना दूंगी वीडियो, और वो मैं डाल दूंगी, तो उसको भी आप 2-3 बार अगर सुन लेते हैं तो वो एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो फादर हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो रहेगा पक्का एक ना एक क्वेश्चन तो फादर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नेम से रहेगा ही। तो मैं 6-7 सब्जेक्ट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वैसे तो मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या आने वाला है क्वेश्चन में, बस मैं अंदाज़ा ही लगा रही हूँ, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उस पर मैं डाल दूंगी। शॉर्ट्स में भी होगा और लॉन्ग वीडियो में भी होगा, आप लोग कहीं से भी एक्सेस करके ऑडियो बुक की तरह ही आप एक बार उसको सुन जाओ, लेक्चर्स को सुन जाओ, उसको सुन जाओ, बहुत फ़ायदा होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में, और वहाँ हम लोग टूथ प्रिपरेशन कंप्लीट करके पल्प प्रोटेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, टेक केयर।